इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा है जिस घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े तकरार ना हो। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि अपने परिवार की सहमति लेकर उस झगड़े को सुलझा लिया करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हीं झगड़े को सुलझाने के बजाय वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परिवार होता है, जो ज़िंदगी होता है, हंसता खेलता पूरी तरह से आबाद ज़िंदगी होता है, वह तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, बस अपने चंद खुशियों के लिए पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसके पति की बड़े बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक थर्रा जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो में पटर होकर आते हैं काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है ठीक भारत की राजधानी दिल्ली की, और ठीक उसी में ही राजौरी गार्डन पड़ता है, जाना माना गार्डन है, और ठीक उसी में ही मकान नंबर 496 पड़ता है। और उस मकान के मालिक होते हैं इधर मोहन सिंह। जो उनका मकान होता है वह टोटली 3 तल्ले का होता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे उनके ही मकान में रहने वाला एक किराएदार होता है, जिसका अपना मूल निवास बिहार का ही पूर्णिया जो ज़िला पड़ता है उसी का जाना माना इलाका पड़ता है, और उसकी अपना परिवार होता है। और उस व्यक्ति का नाम ठीक उत्तम मंडल होता है, और जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होता है। और उसकी अपनी पत्नी होती है काजल मंडल, और जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होता है। उसके परिवार में उसका एक अपना बेटा होता है शुभम, जिसकी उम्र लगभग 8.5 साल के आसपास होता है। लेकिन उत्तम मंडल जो होता है वही एक प्राइवेट कंपनी होता है, उसी कंपनी में अब जॉब किया करता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक नुक्स निकली हुई थी, वह एक अपाहिज था। लेकिन कैसे न तैसे कर कर अपने परिवार को जो ज़िंदगी होता है तौर तरीके से अब वहाँ रहकर चला पाता था। तौर तरीके से खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में 4 चाँद लगी हुई अब पड़ी होती हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ 3 नवंबर का, और शाम का जैसे 5:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त उस मकान के जो मालिक होते हैं इधर मोहन सिंह नीचे ही एक कुर्सी डालकर बड़ी तरतरार से तौर तरीके से हवा पानी ले रहे होते हैं। तभी उन्हीं के पास काजल जो होती है चीख चिल्लाती हुई पहुंचती है और रुदौली आवाज़ में कहने लग जाती है कि मालिक जी, हमारे अपने जो पति हैं हमारे ही घर में एक छत्ते के बलबूते खुद एक फांसी की फंदे पर लटक गए हैं। लेकिन साहब हमें लग रहा है उनके शरीर के अंदर कुछ हलचल है। यह बात जैसे ही मनमोहन सिंह सुनते हैं उसी वक्त अब जीने के सहारे चढ़ते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं, और कमरे में दाखिल होते देखते एक पंखा है, उसी पंखे के सहारे एक चुनरी लटक रहा है। उसी चुनरी में जो होता है अब इधर उत्तम मंडल का अपना शरीर लटक रहा होता है। इस अवस्था को देखने के बाद जो होता है अब उसी वक्त मोहन सिंह जो होते हैं उत्तम के करीब जाते हैं, और जैसे ही नब्ज को टटोलते तो एक ऐसी आवाज़ निकालते कहने लग जाते हैं यह दुनिया में नहीं रहा। यह बात जैसे ही काजल सुनने के बाद वहीं बड़ी तेज़ चीखती है, और चीख की जो आवाज़ होती है अब इधर काजल के मोहल्ले के लोगों के कान में पहुंच जाती है। पहुंचने की वजह से लोग वहां इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम राजेश मंडल होता है। वहीं पहुंचता है, कमरे के अंदर दाखिल होता है, अपनी आंखों के सामने जो नज़ारा देखता पूरी तरह से वह भी दंग सा रह जाता, कहने लग जाता सरदार जी उत्तम के बॉडी को जल्दी से नीचे उतारो।
यह बात जैसे ही मोहन सिंह सुनते कहने लग जाते हैं कि हम छू नहीं सकते क्योंकि यह पुलिस का मामला है, आगे हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। मोहन सिंह यह बात कहने के बाद तुरंत अपने जो पैर रहते हैं अब पीछे बढ़ाते हैं, बाहर निकलते हैं और वहाँ अपना शुरू कर देते हैं। लेकिन राजेश जो होता है उसी वक्त उत्तम के बॉडी को कैसे न तैसे कर अब नीचे उतारता है। एक चारपाई होता है, उसी चारपाई पर लिटा देता है और जैसे नब्ज टटोलता है उसको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उत्तम मंडल जो होता है आखिर इस दुनिया में अब रहा नहीं। इधर काजल को जब पूरा यकीन हो जाता है कि हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे तो दहाड़े जो मारने के जो तरीका होता है बड़े तेज तर्रार से आगे बढ़ जाता है। काफ़ी लोग वहाँ होते हैं, तौर तरीके से सोच विचार करते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, वह जो व्यक्ति होता है उसी वक्त अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब रजौरी गार्डन में अब फ़ोन कर देता है। अब वहाँ के एसएचओ साहब होते हैं अब रविंदर वर्मा, अब जैसे ही फ़ोन के द्वारा खबर पाते हैं रजौरी गार्डन के इलाके में इस तरह की हृदय विदारक घटना हो चुकी है तो उसी वक्त इसकी जो खबर होता है अब एसआई अधिकारी अब मुकेश यादव को देते हैं। मुकेश यादव खबर पाते हैं, इसकी जो सूचना होती है इंस्पेक्टर को देते हैं और उसी वक्त काफ़ी टीमों को लेकर बिना टाइम गवाए होता है रजौरी गार्डन मकान नंबर 496 पहुंच जाते हैं और सामने पहुंचते देखते हैं काफ़ी लोगों का वहां जमावड़ा लग चुका होता है। लेकिन जमावड़े जो लोग होते हैं अब जिप्सी को जब देखते हैं तो अपने आप हट जाते हैं। इधर एसएसओ साहब और साथ में अधिकारी एसआई तुरंत ही अपनी टीम को लेकर कमरे के अंदर जोता देने सहित चढ़ते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर दाखिल हो जाते हैं। अंदर जैसे ही घुसते हैं देखते एक चारपाई है, उसी चारपाई पर एक व्यक्ति पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और उसी के बगल एक औरत होती बड़ी तेज़ से दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रही होती है। एसएचओ साहब अब रविंदर वर्मा जो होते हैं उस घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं और जब निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है उस व्यक्ति की जो उम्र होती है यही लगभग 30 से 31 साल के बीच ही दिख रहा होता है और उसके गले में एक चुनरी होता है और साथ में दरवाजे का एक थोड़ा हल्का कलर सफ़ेद वाला मॉडल का पर्दा होता है। चुन्नी और पर्दा एक ही साथ बने होते हैं और वही पर्दा जो होता है अब इधर उत्तम मंडल के गले में पूरी तरह से लिपटा हुआ होता है। एसएचओ साहब रविंदर वर्मा जब देखते हैं पहली नज़र में पूरी तरह से उनको यकीन हो जाता है कि बस करो उत्तम मंडल ने अपनी दुनिया खुद समाप्त की और घटनास्थल का निरीक्षण करने लग जाते हैं। डेड बॉडी का वहीं जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उत्तम के डेड बॉडी पर कोई भी ना चोट है ना कोई मोच है। उनको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि बस करो उत्तम कुमार ने खुद अपनी दुनिया मिटाई है। वहीं बगल में बैठी हुई उसकी अपनी जो पत्नी होती है अब इधर काजल की अवस्था एसएचओ साहब जैसे वहाँ देखने के बाद वहीं पूछताछ करते हैं कि आखिर यह आपके कौन है। यह बात है जैसे ही बगल में काजल सुनते कहने लग जाती है कि साहब हम इनके तो पत्नी हैं और हमारे तो पति हैं। यह बात जब कहती है उसकी जो चीख की जो आवाज़ होती है और तेज़ से बढ़ जाती है। लेकिन बगल में खड़ा हुआ एक नवयुवक होता है, नवयुवक आगे आता कहने लग जाता है कि साहब ये जो महिला है इस महिला के यही पति हैं उत्तम और इस महिला का नाम है काजल। एसएचओ साहब जब यह बात सुनते कहने लग जाते हैं कि आपको क्या लग रहा है उत्तम की ज़िंदगी क्या इस तरह पूरी तरह से विवश हो चुकी थी जिसकी वजह से वह हत्या कर सकता है। तो बगल में जो खड़ी हुई काजल होती है काजल पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो पति होते हैं एक सीरियस किस्म के आदमी होते हैं, बड़े ही जज्बाती होते हैं साहब, बड़ी ही जल्दबाजी में वह अपने शरीर को अपनी ज़िंदगी को तोड़ बैठते हैं और ना कुछ सोचते ना कुछ समझते हैं। साहब हुआ यूँ कुछ ऐसा ही था कि 4 दिन पहले ही साहब उनको बड़ी तेज़ से बुखार लगी थी। लेकिन जैसे ही टिफ़िन दे रहे थे तो उनके जो हाथ होते हैं हमारे हाथ में आते हैं तो हमें बड़ी तेज़ से झटका लगता है। हमें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमारे पति को बुखार हो चुका है। तो उसी वक्त कहने लग जाते हैं कि आप ड्यूटी मत जाइए। लेकिन जब यह बात कहते हैं कहने लग जाते हैं अगर ड्यूटी नहीं जाएंगे तो शुभम को हम डॉक्टर कैसे बना पाएंगे। तो काजल वही कह देती है कि अगर ड्यूटी नहीं जाओगे तब भी घर का खर्चा चलेगा, छोटे में भी चलेगा, ज़िंदगी आगे चलकर बच्चे की चलेगी। आखिर तुम्हारे परिवार का जो खर्चा है सिर्फ तुम पर भी निर्भर है। आखिर जब तुम परेशान रहोगे तो हम लोग की ज़िंदगी कहाँ चल पाएगी। लेकिन साहब उनको बहुत समझाते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। हमें पूरी तरह से यकीन है उनकी टेंशन उनको खाए जा रही थी कि आगे अगर हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे शुभम का खर्चा बर्चा कैसे चलेगा।
यही सब सोच साच कर साहब वह कई दिनों से परेशान थे और इसी की वजह से साहब उन्होंने आत्महत्या की है। और लेकिन यह बात जैसे ही रविंदर अब वर्मा सुनते हैं उनको यकीन नहीं होता कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बात के लिए अपनी दुनिया ख़त्म कर सकता है। और काजल से पूछने लग जाते हैं कि आखिर घटना के वक्त आप कहाँ थी। अब काजल होती कहने लग जाती कि साहब वही जैसे 5 बजे के आसपास का टाइम होता है तो हमारे पति हमारे घर में होते हैं, तो मौके पर छत पर हमारे कुछ पुराने कपड़े सूखने के लिए रखे होते हैं, उस कपड़े को हम उतारने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही साहब अब लौटते देखते हमारे जो पति हुआ तो पंखे के सहारे साहब झूल चुके हैं। यह बात जब ऐसा सुनते हैं उनको सुनने के बाद इधर वह और चौंक जाते हैं कि आखिर जो होता है एक साधारण व्यक्ति की मौत जो होता है इतनी आसानी से कैसे हो सकती है। तौर तरीके से अब घटनास्थल का अपना निरीक्षण करते हैं। तभी कुछ मिनट बीता, वहाँ पर उसकी टीम भी पहुँच जाती है, डॉग स्क्वाड टीम भी पहुँच जाती है, अपने हिसाब से कमरे का जांच पड़ताल करती है और फोरेंसिक टीम जो होता है इधर डेड बॉडी के करीब जाकर कुछ आम फिंगरप्रिंट लेती है, अपने हिसाब से कुछ सबूत जुटाती है। जुटाने के बाद वहीं बॉडी का पंचनामा भरा जाता है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर अपनी टीम को लेती है और लेने के बाद थाने लौट आती है। और लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि आखिर जो होता है उत्तम मंडल क्या अपनी दुनिया इतनी आसानी से ख़त्म कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एक सिर्फ बच्चे के लिए इतना परेशान हो सकता है कि वह जल्दबाजी में अपनी दुनिया ख़त्म कर ले। एचएसओ साहब और रविंदर वर्मा एसआई अधिकारी जो होते हैं बगल में मौके पर वह भी बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ कोई भी व्यक्ति इस तरह अपनी दुनिया तो ख़त्म नहीं कर सकता बल्कि उसकी ज़िंदगी में कुछ और हलचल मची होगी। आखिर वह हलचल क्या हो सकती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बनने जा रहा था कि आखिर जब तक हमारे सामने उत्तम मंडल का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि आखिर उत्तम मंडल की हत्या हुई है या आत्महत्या की। यह सब जानने के लिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त तो इंतज़ार करती है। अब लेकिन जैसे ही अब इधर 5 नवंबर का ही अब दिन होता है तो उसी वक्त जो होता है काउंटर पे मौके पर बैठे होते हैं एचएसओ साहब रविंदर वर्मा। तो उन्हीं के सामने एक लिफाफा आता है और लिफाफा को जब खोलते तो पता चलता है कि यह तो लिफाफा उत्तम मंडल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। जब लिफाफे को पढ़ते बड़े ध्यान से देखते हैं, देखने के बाद पूरी तरह से चौंक से जाते हैं और वहीं उनके चेहरे पर बड़ी तेज़ से सिकनसी आ जाती है। और वहीं पर खड़े कुछ अधिकारी भी होते हैं, उनके सामने कहने लग जाते हैं कि हमारे मन में जो शंका था वह पूरी तरह से यकीन में बदल ही गया, क्योंकि उत्तम मंडल की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं थी बल्कि सोजी साजिश के तहत उसकी पहले तो हत्या की गई है, यानी कि उसकी जो मौत हुई है सांस फूलने की वजह से हुई है। यह बात बगल में खड़े इंस्पेक्टर साहब भी सुनते हैं। सुनने के बाद जो होता पूरी तरह से स्तन से रह जाते हैं कि आखिर जो होती है उत्तम मंडल की अपनी पत्नी काजल मंडल इस तरह से पुलिस के सामने झूठ पे झूठ क्यों बोली जा रही थी। उसके चेहरे कुछ और बयां कर रहे थे। पुलिस के सामने अब शंका की पूरी तरह से पूरा पहाड़ आ जाता है और सीधा का सीधा जो शंका होता है जाकर इधर खुद उत्तम मंडल की जो अपनी पत्नी होती है काजल मंडल पर टिक जाता है। लेकिन पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता है कि आखिर जो होता है काजल मंडल ही अपने पति की जान लेने के लिए आमदा क्यों हो गए। यही सब जानने के लिए पुलिस की जो टीम होती है इस केस के बारे में वहीं कुछ लोगों से अपनी राय मशवरा लेती है। तभी वहाँ के एसआई अधिकारी होते हैं, उनको ध्यान आ जाता है घटना के वक्त जो होता है इधर पूजा पुलिस के सामने यही बात रख रही होती है कि आखिर जैसे 5 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है अपने छत पर हम कुछ पुराने कपड़े लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन चंद मिनट के अंदर लौटते हैं, देखते हैं हमारे पति फांसी के फंदे पर लटक चुके होते हैं। लेकिन यह बात जो होता है पुलिस के लिए चैलेंज बन जाता है कि आखिर एक औरत छत पर जाती है और कपड़े लेकर अंदर लौटती है, तब तक उसका अपना पति जो होता है फांसी के फंदे पर लटक सकता है। आखिर यह कैसे हो सकता है। यही सब सोच कर पुलिस की शंका सीधा का सीधा काजल के ऊपर बढ़ जाता है कि काजल पुलिस के सामने पूरी तरह से झूठ बोल रही है। आखिर झूठ बोलने का उसका क्या कारण हो सकता है। पुलिस की टीम जो होती है ये सब कारण जानने के लिए लग जाती है और उसी वक्त यह सोच बैठती कि बस करो, काजल ने खुद अपने हाथों से अपनी पति की बड़े बेरहमी तरीके से हत्या की है। आखिर हत्या करने के लिए उसका साथ देने वाला उस कमरे में आखिर कौन हो सकता है। पुलिस के सामने यही सब और चैलेंज बन जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है मुखबिर को लगा देती है और मुखबिर जो होते हैं जांच पता करने के लिए लग जाते हैं कि आखिर जो होता है क्या इधर काजल का अपना कौन ही सहयोगी है
यह सब सहयोगी कौन हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है मुखबिर को अलर्ट करती है, लेकिन जैसे अलर्ट करने जाती है तो उसी वक्त जो होता है वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उसी समय ध्यान लगाते कहने लग जाते हैं कि घटनास्थल पर एक व्यक्ति खड़ा होता है और राजेश मंडल ही होता है। बार बार जैसे ही हर बार हम सवाल करते हैं, इधर काजल से टप से वो खड़ा हो जाता और कहने लग जाता है, हर बार का सवाल वही दे जाता। हमें शंका है वह व्यक्ति कोई ना कोई काजल का अपना करीबी होगा। इसीलिए पुलिस की टीम मुखबिरों को अलर्ट कर देती है और राजेश के ऊपर फोकस मारने के लिए मुखबिर लग जाते हैं और राजेश मंडल के बारे में जानकारी लेने के लिए। और तभी मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि राजेश कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि जो होता है इधर उत्तम मंडल का एक अपना करीबी जिगरी दोस्त भी है और साथ में उत्तम मंडल के गैर मौजूदगी में काजल के साथ उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका बैठका होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर क्या मामला है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले एक टीम लेती है और लेकर काजल के कमरे पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता है वहीं से उसको धर दबोचती है, लेकर थाने पहुंच जाती है। और लेकिन जैसे पूछताछ किया जाता है तो बिना किसी सख्ती दबाव के, कोई कि काजल ऐसी सातिर मुजरिम थी नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके, जिसकी वजह से पुलिस के सामने बड़ी जल्दी अपने पति उत्तम कुमार मंडल की हत्या का जुल्म स्वीकार कर लेती है, अपने प्रेमी राजेश मंडल का नाम भी ले लेती है। पुलिस की जो टीम होती है दूसरी तरफ जाती है, राजेश मंडल को कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। और जैसे ही राजेश मंडल थाने में बैठी हुई अब इधर काजल को देखता समझ जाता है काजल पूरी तरह से अपने पति की हत्या का राज अब खोल चुकी। हमारी भलाई में इतनी में है कि हम भी जल्द जल्द पुलिस के सामने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर ले। और वही करता है राजेश। और पुलिस के सामने राजेश और साथ में काजल मंडल जो सच्चाई रखते हैं, जो कहानी बयां करते हैं, सुनने के बाद लोगों के रोंगटे टक खड़े हो जाते हैं। असल में बिहार प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है पूर्णिया और ठीक उसी में ही तायका पट्टी पड़ता है और उसी का ही एक धूसर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले गुलाय मंडल होते हैं। अब उनका अपना बेटा होता है उत्तम मंडल, लेकिन उत्तम मंडल जो होता है जन्मजात से ही अपाहिज होता है, जिसकी वजह से गुलाय मंडल जो होता है अपने बेटे के भविष्य के लिए काफ़ी चिंता में हो जाते हैं। होने की वजह से कैसे ना तैसे कर कर वक्त गुजरता है, लेकिन जैसे ही उत्तम मंडल अपनी जवानी के लिए पहुंचता है तो उसी समय जो होता है गुलाय मंडल घटना से 10 साल पहले जो होता है कैसे ना तैसे कर कर अपने बेटे की शादी जो होता है वहाँ से कुछ दूर पर एक गांव पड़ता है डड़वा। उसी गांव के रहने वाले अब राम कुमार होते हैं, उनकी अपनी बेटी होती है दूसरे नंबर की अब यही काजल मंडल। खूबसूरत होती, चंचल भी होती है। उसकी खूबसूरती की जो तारीफ होती है उसके गांव में लड़कों के मुंह से काफ़ी ज़्यादा निकलते थे। यही सब तारीफ सुनकर इधर राजकुमार जो होते हैं इतना परेशान हो जाते हैं, उनको भी समझ में आ जाता है कि हमारी बेटी की वजह से किसी दिन हमें मुसीबतों का सामना अब करना पड़ेगा। राजकुमार उसी वक्त अपने रिश्तेदारों की मदद लेते हैं और लेने के बाद अब रिश्ते में यह जानकारी मिल जाती है कि आखिर जो होता उत्तम मंडल एक अच्छा लड़का है, जिसकी वजह से अपनी बेटी की जो शादी होती है अब तौर तरीके से अब जाकर 10 साल पहले अब करवा देते हैं। अब इधर काजल अपने ससुराल जाती है, लेकिन अपने ही सामने अपने पति अब उत्तम मंडल को देखती है। उसके चेहरे पर पूरी तरह से उदासी छा जाती है, क्योंकि पता चलता उत्तम मंडल एक सीधा व्यक्ति नहीं है और ना उसका शरीर अपना स्वस्थ है, क्योंकि दाहिने पैर का अपाहिज है। इस स्थिति को देख तक वही जो होते हैं इधर खुद काजल के सारे सपने होते हैं धरे के धरे रह जाते हैं। बड़ी सोच में पड़ जाती है, काफ़ी देर सोचती पड़ती है, लेकिन इधर जो होता अपनी ज़िंदगी में अपना एक हिस्सा मानकर पति धर्म निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पूरी तरह से कोशिश भी करते हैं। लेकिन कुछ महीने बीतते हैं, पूरे परिवार के ऊपर दिलों में राज कर जाती है। ऐसे समय 1 साल का बीत जाता है। तभी इसी बीच जो होता है काजल एक बेटे की माँ बन जाती है और उस बेटे का तौर तरीके से नाम शुभम रखवा देती है। और शुभम नाम आने के बाद पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बिखर जाता है। लेकिन समय के हिसाब से जैसे शादी के अब 5 साल बीतता तो उसी वक्त जो होता है उत्तम मंडल को लगने लग जाता है कि इस गाँव में रहकर हमारे परिवार का खर्चा बर्चा चलने वाला नहीं है, क्योंकि इधर उत्तम जो होता है छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी कर कर कैसे न तैसे कमा ही लेता था, लेकिन उससे परिवार का खर्चा चल नहीं पाता था, क्योंकि काजल के जो शौक श्रृंगार खर्चे होते हैं बड़े ही तगड़े होते हैं। उत्तम कुमार यह सब देख दाख कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसी वक्त उसके ही गाँव का रहने वाला एक उसका अपना जिगरी यार होता है राजेश मंडल, जिसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी होती है। टोटल 4 बच्चे होते हैं और 3 बेटियां होती और 1 बेटा होता है। लेकिन राजेश मंडल जो होता है जब इधर खुद
शादी में शामिल होने के लिए उत्तम मंडल के गया हुआ था, उसकी नज़र जाकर खूबसूरत काजल पड़ता है और पढ़ने के बाद उसकी खूबसूरती का दीवाना भी हो जाता है। होने के बाद होता है उसकी चाहत वहीं से बढ़ जाती है और इस तरह बढ़ जाती है कि उसी दिन से पाने के लिए ज़्यादा जो समय होता है उत्तम के घर बिताने लग जाता है। लेकिन कैसे ना तैसे समय जो होता है 5 साल का तो निकल जाता है, लेकिन 5 साल बाद समय जब आता है इधर उत्तम के लिए ज़िंदगी में मोड़ ला बैठता है। तो इसी बीच उत्तम को पता चलता है कि राजेश अपना दिल्ली में तौर तरीके से ठिकाना बना चुका है और फ़ोन करता है, उसी से मदद मांगता है और उत्तम को मदद देने के लिए तैयार हो जाता है और खबर पाता है अरे वाह, तो काजल का अपना पति है उत्तम है। तो राजेश जो था फ़ोन कर अपने पास बुलाता है। बुलाने के बाद जो था ठीक दिल्ली का ही जाना माना रजौरी गार्डन पड़ता है और उसी में मकान नंबर 496 में एक फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा दिला देता है। दिलाने के बाद जो था उसी में तौर तरीके से रहना शुरू कर देता है। उसके मालिक होते हैं मनोहर सिंह, बड़े अच्छे मालिक, अनेक दिन के मालिक होते हैं। लेकिन कुछ दिन के अंदर जो होता है इधर उत्तम मंडल का पास एक प्राइवेट कंपनी होता है, उसी में जॉब लग जाता है और लगने की वजह से तेज तरार उसके पास पैसा नहीं लग जाते। आते आते कुछ साल का वक्त बीत जाता है, खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी चल जाती है। तभी उत्तम को आभास होता है कि हमारी ज़िंदगी हमारे यहाँ बच्चों और हमारी पत्नी के बगैर चलने वाली नहीं है, क्योंकि समय के हिसाब से इधर जो होती है काज की ज़रूरतें और बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से बार बार फ़ोन करके तंग करती कि हमें भी अपने पास बुला लो। यह बात जब सुनता है उत्तम भी तंग आ जाता है और तंग आने की वजह से अपने पास बुलाता है। बुलाने के बाद अपने ही कमरे में अपनी पत्नी को खूबसूरत तरीके से रख देता है और सुबह का जब टाइम होता है तो उत्तम जो होता है अपना टिफ़िन लेकर निकल जाता अपने ड्यूटी पर। और कभी ओटी करता तो 9 बजे रात में आता और कभी 6 बजे भी आ जाता था। उसका टाइम का कोई टाइम नहीं होता था। लेकिन इधर समय के हिसाब से अब इधर सुबह को जो दाखिला होता है पास एक स्कूल होता है, उसी स्कूल में तौर तरीके से अब करवा देते हैं। लेकिन दिन भर बैठे बैठे इधर खुद काजल अपने कमरे में बोर होने लग जाती, परेशान होने लग जाती है। आखिर हमें टाइम पास के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी अपने कुछ पड़ोसियों से मौके पर अब बोलचाल शुरू कर देती है और जब करने लग जाती है तो उसके बोलचाल की जो भाषा होती है और बदल जाती है। लेकिन इधर रात का जो वक्त होता है समय के हिसाब से जवाब खुद इधर अब मांगने लग जाती है काजल से कि काजल तुम्हारी ज़िंदगी में जो सुख तुम्हें चाहिए वह सुख नहीं मिल पा रहा, क्योंकि शादी के अब 9 साल का वक्त बीत चुका है। लेकिन इस बीच जो होता है जब भी काम से लौटता उत्तम, लौटने के बाद खर्राटे भरकर चारपाई पकड़ लेता और इधर काजल चारपाई पर जापती, कर्राटे की आवाज़ देखती, पूरी तरह से उसके जो सुख होते हैं शांत होते हैं, पूरी तरह से शांत हो जाते, क्योंकि उसके अपने चाहते होते हैं। भले ही काजल एक बेटे की 9 साल के बेटे की माँ बन चुकी होती है, लेकिन उसकी ज़रूरतें प्रतिदिन बढ़ते शुरू हो जाते हैं। अब उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए काजल नया हथकंडा बनाती है। तभी उसकी नज़र में जो होता है पड़ोस में ही एक कमरे का किराए पर रहने वाला उसके ही गांव में रिश्ते में उसका अपना ही देवर लगता है। वह कोई और नहीं बल्कि राजेश मंडल होता है। और राजेश मंडल की नज़र जाकर एक दिन खुद जो होता पड़ोस में बैठी हुई इधर काजल के ऊपर जब पड़ता है, पड़ने के बाद जो होता है उसकी खूबसूरती को जब और देखता है तो बड़े ध्यान से देखते देखते दीवाना सा हो, इतना दीवाना सा हो जाता है कि ना सोच पाता है ना कुछ समझ पाता। उसी वक्त काजल को पाने के लिए अपने सारे कंडे अपना बैठता है और काजल उसके जब नज़र को देखती है, देखने के बाद समझ जाती है कि आखिर जो होता है राजेश मंडल की चाहत अब कहाँ तक है, जिसकी वजह से इधर राजेश का अब उत्तम के कमरे पर काफ़ी आना जाना बन जाता है। आने की वजह से भाभी देवर का रिश्ता होता है, होने के नाते हंसी से टोले चलते हैं, हंसी टोले इस तरह बढ़ जाते हैं कि काजल जो होती है अपने चाहते के दरवाजे हर वक्त अब इधर राजेश के लिए खोल देते हैं। और एक दिन दोपहर का वक्त होता है, उसी वक्त जो होता है राजेश अब उत्तम के कमरे पर पहुँचता है, उत्तम को आवाज़ लगाता है भैया भैया कहकर, लेकिन कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, जिसकी वजह से अब इधर राजेश कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर जाता है तो देखता है कि जो बाथरूम का जो दरवाज़ा थोड़ा बहुत खुला हुआ है और उसी दरवाजे से अपनी निगाह मारता तो अंदर जो होती है खुद काजल बिन कपड़े के स्नान कर रही होती है। इस नज़ारे को देखकर वही जो होता पूरी तरह से राजेश मंडल अपने आप को काबू में नहीं रख पाता। लेकिन दूसरी तरफ उत्तम की जो अपनी पत्नी होती है काजल की नज़र दरवाजे के सिकड़ने पर पहुंचती है तो उसकी नज़र देखकर भांप जाती है, आखिर कौन हो सकता। उसी वक्त वहीं कह बैठती है कि इस समय घर में कोई नहीं है, आगे तुम समझ लो तुम्हें करना क्या है। यह बात जैसे ही राजेश मंडल सुनता समझ जाता क्या करना। इसके बाद जो होता है वहीं वॉशरूम में घुस जाता, फिर जो होता है काजल के साथ रिश्ते को अंजाम देता है। लेकिन काजल उसी दिन से अपने सारे पति के पतिव्रता धर्म को भूल बैठते हैं और रिश्ते को अनैतिक तरीके से हर दिन का सिलसिला बन जाता है। लेकिन जैसे ही इधर उत्तम की जाने की खबर राजेश को मिलता तो बेधड़क
उत्तम के घर में जाता और बेडरूम में जाकर उसकी अपनी जो पत्नी होती है काजल के साथ अनैतिक रिश्ते को अंजाम देता। यह सिलसिला चलते चलते लगभग 9 महीने का वक्त निकल जाता है और तभी ठीक जो होता है 1 नवंबर साल 2022 का ही अब दिन होता है। और जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है बिना बताए उत्तम मंडल अपने कमरे में घुसता तो पता चलता उसके कमरे में से किसी के खिलखिलाने की बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। इस आवाज़ को सुनने के लिए करीब जाता है और दरवाजे पर जब हाथ रखता देखता उसके कमरे में राजेश और साथ में उसकी पत्नी काजल एक अवस्था में पड़ी। इस अवस्था को देखकर भन्ना तो जाता, अपनी पत्नी के पास पहुँचता है और काजल का उत्तम वहीं पिटाई कर देता है और वहीं धमकियाँ देकर कहने लग जाता, आज के बाद हमारे घर अब इधर राजेश मंडल नहीं आना चाहिए। अपने पति के पैर पकड़कर इधर माफ़ी मांगती, वादा भी कर लेती है, लेकिन जैसे ही 24 घंटे का वक्त नहीं बीतता तो उसी वक्त अपने सामने खुद अपने प्रेमी राजेश मंडल को देखती है। उसको भी समझ आ जाता है बिना राजेश की हमारी ज़िंदगी अब बीतने वाली नहीं है। और तभी 3 नवंबर अब साल 2022 का है। अब जैसे 4:30 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त काम कर पूरी तरह से काजल कमरे में बैठी होती है, उसको बोरियत लगता है तो उसी वक्त राजेश के पास फ़ोन कर देती है और राजेश खबर पाता है। बड़े ही खुशी तरीके से राजेश उत्तम के घर में घुस जाता और घुसने के बाद वहीं काजल को पाता है, बेडरूम में ले जाता, फिर रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अब 5:30 बजे के आसपास का टाइम होने वाला होता है तो उसी वक्त जो होता है अब बिना बताए उत्तम मंडल पहुँचता है और कमरे के अंदर नज़ारा देखता समझ जाता कि यहाँ कमरे के अंदर क्या हो रहा है। जैसे घुसता है तो पता चलता फिर एक ही अवस्था में दोनों पड़े हुए हैं। लेकिन उस समय जब देखता है उत्तम, देखने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन उसकी जो अपनी पत्नी होती है उसी वक्त वहाँ पास रखा हुआ एक दुपट्टा होता है लाल कलर का। वह दुपट्टा जो होता है राजेश मंडल के हाथ में देते हुए इशारा मार देती है और राजेश मंडल समझ जाता करना क्या है। वही दुपट्टा लेकर राजेश और इधर काजल दोनों उत्तम के गले में लगाते हैं, जोर से अपने साथ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से उत्तम मंडल हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन उसी वक्त जो होता है अब काजल और इधर राजेश दोनों जब अवस्था को देखते हैं पूरी तरह से सनस रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ है या कैसे हो गया, हमें इस तरह की गलती कभी नहीं करना चाहिए थे। लेकिन उसी वक्त राजेश कहने लग जाता है कि अब जो हो चुका उसको दोबारा हम भुला नहीं सकते, इसलिए अब जो हो रहा है उसको आगे हम ज़रूर भुलवा सकते हैं। तभी उसी वक्त काजल और राजेश दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है उत्तम के बॉडी को एक चुन्नी और साथ में एक पर्दे के सहित लपेटने के बाद पंखे पर ले जाकर अपने हिसाब से सजा देते हैं। इसके बाद जो होता है इधर राजेश मंडल वहाँ से निकल जाते, लेकिन जैसे चंद मिनट बीतते हैं तो काजल नीचे आती है। वहाँ के मकान मालिक मनोहर सिंह नीचे बैठे होते, उन्हीं के पास जाकर चीख चिल्लाते हुए बता लेती है। वह भी जाते, लेकिन जब चीखती दोबारा तो राजेश समझ जाता है कि सारा खुलासा हो चुका है। उसी वक्त जाता है, जाने के बाद काजल कमरे में घुसता है, लेकिन अपने आप को इस घटना से बचाने के लिए तौर तरीका वाला फिर रास्ता अपनाता है और उसी वक्त जो मनोहर से कहने लग जाता है कि उत्तम के बॉडी को नीचे उतारो। लेकिन अब इधर मनोहर कहने लग जाते हैं कि यह पुलिस केस है, इसमें हम कभी रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। उसी वक्त कमरे से बाहर निकल आते हैं। निकलने के बाद जो होता है अब राजेश काजल से कह देता है कि काजल हमारे पास एक और नया तरीका आ गया है, क्यों ना हम बॉडी को जल्दीबाजी में कर उत्तम को नीचे उतारने के बाद उसके बॉडी को तौर तरीके से सजा दे, ताकि पुलिस को भी लगे कि हाँ हत्या की गई है। लेकिन बॉडी हमें उतारना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि पुलिस यहाँ आएगी तौर तरीके से बॉडी का घटनास्थल की अवस्था को देखकर निरीक्षण करेगी और अंदाज़ा लगा लेगी बस करो यह हत्या को सिर्फ आत्महत्या दिखाया गया है। यह बात जब काजल सुनने से समय समझ जाती करना क्या, और दोनों साथ मिलने के बाद जो था उत्तम के बॉडी को उतारते फिर चारपाई पे लिटा देते हैं। लिटाने के बाद कुछ मिनट के अंदर ही काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इस बीच की सूचना पुलिस को मिल जाती है। लेकिन पुलिस जैसे ही घटनास्थल को देखती है, देखने के बाद काजल से पूछताछ करती है, लेकिन काजल के पूछताछ में काफ़ी सारे झूठ छुपे होते हैं, वही पकड़ी जाए, जिसकी वजह से पुलिस के सामने सारे के सारे जो राज होते हैं जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत खुल जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई राजेश मंडल और साथ में खुद एक खूबसूरत पत्नी, एक पवित्रा पत्नी काजल के तहत आता, पुलिस की टीम पूरी तरह सनक रहती है। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ ज़िला पड़ता, वहीं के रहने वाले होते हैं नीरज कुमार
तिवारी, और साथ में आजमगढ़ जिला के रहने वाले होते हैं पंकज कुमार त्रिपाठी, और साथ में उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला पड़ता है, वहाँ के रहने वाले होते हैं सुरेश कश्यप, और साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश का जो जौनपुर जिला पड़ता है वहाँ के रहने वाले होते हैं अमित सर, डॉक्टर होते हैं, और साथ में दोस्तों राजस्थान का ही जालौन जो जिला पड़ता है वहाँ के भी हैं प्रवीण मीणा। ऐसे हमारे कई व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों अगली बार आपका नाम भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिया जाएगा। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।